हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कपिल गंगवार और इन दिनों हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी का जो मैथ है यूपी बोर्ड का उसे हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। जो दूसरा वाला चैप्टर था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अब उसका जो प्लेलिस्ट है पूरा वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो नहीं देखा हो, अब हम उसके आगे का अपना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि पूरा एक इसका कंटेंट है दिया हुआ कि आज के हम अपने टॉपिक में क्या क्या चीज़ बताने वाले हैं। तो आप प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझें और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें हमें उस वाले क्वेश्चन का फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें वही सवाल बताते हैं जो मतलब जो है कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं और फिर जो पूरे एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे, मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं आव्यूह। और हम ये पूरे चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि इस वाले पार्ट्स में ये, इस वाले पार्ट्स में ये सब कुछ इस प्रकार से होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आव्यूह होता है ये आखिर ये आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह में जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि mn संख्याओं के एक निकाय मतलब सिस्टम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को आव्यूह कहते हैं और इसका प्रकार mn होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक आयताकार आकृति है, ये इस प्रकार से ये जो है बनी हुई है आयताकार आकृति। और इसमें जो है m और n, m जो है वो पंक्तियों मतलब रो को दर्शाता है। ये जो दर्शा रहा है ये सभी हमने मान लिया, इन सभी को ये m है। ये और ये इन सभी के ग्रुप को हमने m मान लिया। ये स्तंभों को दर्शा रहा है इस प्रकार से, सॉरी रो को दर्शा रहा है, पंक्तियों को दर्शा रहा है। और जो n है ये और ये सभी हैं वो n है, और n जो है वो कॉलम को दर्शा रहा है। तो इसे अगर हम इस प्रकार से ये सारणी के रूप में, एक आयताकार सारणी के रूप में अगर हम इसे व्यवस्थित कर दें तो यही हमारा जो होगा वो आव्यूह कहलाता है। और जो आव्यूह होता है, आव्यूह में देखिए जैसे कि यहाँ से ये जो हैं, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कुछ नंबर है दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये 1 1 1 2 1 3 और डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद में 1 n। तो मतलब ये जो है ये n तक गया है, ये n तक गया है, ये n तक गया है और ये mn। मतलब ये अब ये देखो ये m ये कैसे हो गया, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। हमने अभी बोला था कि जो इसमें ये जो रो हैं वो उनकी जो संख्या है वो हमने टोटल m मान ली, और जो कॉलम है ये इस प्रकार से इसकी टोटल संख्या है वो हमने n मान ली। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जो दर्शाएगा वो m को दर्शाएगा और इस प्रकार से दर्शाएगा वो n को दर्शाएगा। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, जो इम्पोर्टेंट काम की चीज़ है वो सुनिए। जैसे ये जो है 1 1, इसे आप 11 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 1 1। ये 1 2, इसे 12 नहीं पढ़ेंगे, ये 1 3, इसे आप 13 नहीं पढ़ेंगे, ये है 1 n। ठीक है, तो इसे 1 1 का मतलब क्या है, जो ये पहले लिखा हुआ रहता है 1 ये तो कहलाता है रो, और जो बाद में लिखा हुआ रहता है वो कहलाता है कॉलम। मतलब पहली रो पहला कॉलम, देखो पहली रो पहला कॉलम का जो अवयव है ये एलिमेंट ये A11 है। अब सुनिए, जो ये A11 A12 A13 ये AN, ये जितने भी ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी आव्यूह के अवयव होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं सभी। ये आप देख रहे हैं ये सभी एलिमेंट्स होंगे। थोड़ा सा ध्यान से आप इसे समझिएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझें, क्योंकि हो सकता है आप शुरू में आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग इसे वीडियो के अंत में फिर आप देख रहे हैं आपके अंदर कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। लेकिन शर्त बस यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो 1 1 है दिया हुआ, ये जो पहला जो होता है ये दर्शाता है रो को। रो मतलब ये जो है ये कहलाती है हमारी रो, और ये कहलाता है हमारा कॉलम। जो कतार होती है, पंक्ति होती है वो कहलाती है रो, और जो खड़ा हुआ होता है खंबे जैसा ये कहलाता है स्तंभ मतलब कि कॉलम। तो ये जितने भी ये जो हैं खड़े हुए हैं ये तो सभी कहलाएंगे स्तंभ, और ये जो हैं ये सभी कहलाएंगी पंक्तियाँ। तो पहला दर्शाता है
किस चीज़ को, पंक्ति को, और दूसरा दर्शाता है हमारे स्तंभ को। पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ। अब देखिए जैसे हम इसी वाले अवयव की बात कर लें, 823 है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये जो अवयव होगा पूरा, ये दूसरी रो तीसरे कॉलम का, देखो दूसरी रो, पहली दूसरी तो रो हो गई, तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो ये जो 823 है ये दूसरी रो का तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा आव्यूह का बेसिक। ठीक, अब ये जो टोटल संख्या है, जो रो की संख्या है ये हमने m मान ली, और जो कॉलमों की संख्या है ये हमने n मान ली। तो ये जो हमारी हो गई ये आव्यूह हो गई m इंटू n। अब देखो इसे हम इंटू भी बोल सकते हैं, इसे हम बाई भी बोल सकते हैं, मतलब m बाई n। ये इसका जो क्रम होगा या इसकी कोटि होगी वो m बाई n प्रकार की होगी। ठीक है, मतलब इसमें जो रो की संख्या है और जो कॉलम की संख्या है, जो रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो तो निकल के आता है इसमें जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो। अगर इनकी रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स होंगे, टोटल जो अवयव होंगे वो निकल के आ जाएंगे, और जो इसका जो क्रम होगा वो कहलाता है ये। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज में एंटर करते हैं, क्योंकि इसमें तो बस यही था। बाकी आप लोग अपनी किताब से पढ़ लीजिए इसका क्या प्रकार होता है, आव्यूह कितने प्रकार की होती है, उसमें जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उतने अच्छे से फिर जो है मैं जो आपको समझा रहा हूँ, और आप इन दोनों को अगर जब कॉम्बिनेशन करें और फिर उसके बाद में फिर आप इसे एनालाइज करें, फिर आप इसके ऊपर अपने विचार रखें, तो फिर आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि कठिन नहीं है ये। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हम इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे ये जो है एक हमारे पास में मैट्रिक्स है दिया हुआ, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स से अभी हमने आपको बताया था, जैसे मान लो कि हमारे पास में m रो हैं और n कॉलम हैं, ये इस प्रकार से ये कॉलम हो गए, स्तंभ देखो जो ये खड़े हुए हैं स्तंभ हो गए, और ये जो लाइन के रूप में हैं, पंक्ति के रूप में ये जो है इसकी रो हो गई। अगर जो हम इसे किसी आयताकार सारणी में बंद कर दें तो और इसे क्रमबद्ध रख दें, ठीक है, तो यही जो होगा वो हमारा आव्यूह कहलाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद में आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमसे बोल रहा है पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां जैसे कि हमने आपको बताया था रो कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां इसमें कितनी हो जाएंगी, थोड़ा सा आप इसे समझिए। देखो ये हैं 1 2 3, तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वो होगी 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कितने स्तंभ हैं, कॉलम कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो इसमें होगा 4 स्तंभ। इसका क्रम क्या है, अब देखो वही वाली बात आ गई, हमने यहाँ पर बोला था आपको m इंटू n, ये या फिर m बाई n, इसका जो क्रम होगा वो m बाई n होगा। और हमसे पूछ ले अवयवों की संख्या कितनी है, तो m बाई n की इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, और जो आंसर आएगा मतलब mn वो इसका हो जाएगा, मतलब अवयवों की संख्या। तो इसका जो क्रम क्या है वो देखो किस प्रकार का क्रम है। इसके कॉलम जो रो हैं, रो की संख्या मतलब रो कुल कितनी है, 1 2 3 रो हो गई। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 हो गई, और दोनों का ये मल्टीप्लाई मतलब बीच में ये आप ये क्रॉस लगा दीजिए, तो इसका जो क्रम होगा वो 3/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, इसका क्रम 3/4 है, मतलब 3 रो 4 कॉलम। इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो वही सबसे सरल हमने आपको बताया था 3 चौक 12। ये जो है इसमें कुल तत्वों की संख्या आ गई, या फिर अवयवों की या फिर एलिमेंट्स की संख्या आ गई, या फिर आप इसे ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब भी आपका 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके ऊपर के भी जो होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपने आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला भी क्वेश्चन इसी की तरह है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट्स हैं, मतलब 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। कोटियाँ मतलब क्रम बोल दो या फिर कोटि बोल दो, बात एक ही रहेगी। क्रम या कोटि बात एक ही है। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कोटि हैं, ठीक है, कोटि या फिर क्रम, इनसे जो अवयव निकल के आते हैं, इनके क्रम और कोटि की क्रम या कोटि से जो है मतलब कि इनके द्वारा, जैसे ये जो इसके क्रम या कोटि, हम जो इसके अवयवों की संख्या जो हम ज्ञात करते हैं, अवयवों की संख्या में इसका जो हमसे बोल रहा है इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। 13 अवयव हों, देखो अवयवों की संख्या यदि सम है, सबसे सिंपल फंडा है, यदि अवयवों की संख्या सम है तब तो उसका जो क्रम होगा उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन अगर जब उसमें अवयवों की संख्या विषम है
इवन है तब तो हम उस पर विचार करेंगे, और ऑड है मतलब विषम है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस 1y मतलब 1 इंटू जो दिया हुआ है वो कर दिया, और उसके बाद में ये जो दिया हुआ है इंटू 1 कर दिया। अब खैर सवाल करते हैं तब हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतने ही, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 24 अवयव। अब अवयव कितने हो गए 24। ये जो आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 ये सभी इसके अवयव हैं, जैसे कि सवाल नंबर 2 में हम देखा था। अब देखो 24 अवयवों को हम देखो कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने रो कितने कॉलमों में लिख सकते हैं, वही जो होंगी इसकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। देखो 24 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम सिर्फ इसे एक रो में लिख सकते हैं, एक ही रो में 1 से लेकर 24 तक लिख दिए, 1 से लेकर 24 तक लिख दिए, तो एक तो हो जाएगी रो, और कॉलम कितने हो जाएंगे जितनी बार वो लिखा जाएगा, 24 बार लिखा जाएगा तो 1y 24। या तो फिर हम इसकी 24 रो बना लें ये इस प्रकार से, तो फिर कॉलम कितना रहेगा a, तो 1y 24 और 24/1। अब देखो या तो हम इसमें 2 रो बना लें इस प्रकार से, 2 रो बन गई, और फिर 12 कॉलम बना दें, तब भी अवयवों की संख्या देखो 2 12 24, या फिर 12 दूनी 24, क्रम इसका बदल दो, या फिर 3 इसकी रो बना लें 8 कॉलम बना लें, 3 अट्ठे 24, या फिर 8 रो बना लें 3 कॉलम बना लें, 8 3 24, या फिर 4 रो बना लें 6 कॉलम बना लें, 4 6 24, या फिर 6 रो बना लें 4 कॉलम बना लें, 6 चौक 24। वही हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोल रहा है इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी, 13 अवयव हों तो इसमें कोटियाँ क्या होंगी। तो हमने आपको बताया था ये तो सम था तब तो मुन्ना ये हो गया, लेकिन अब ये विषम है तो बेटा क्या होगा। अब देखो विषम है तो क्या होगा भाई, देखो रो हुआ या फिर कॉलम हुआ, 13 लिखे जाएंगे, ठीक है, आधा आधा करके तो लिख नहीं सकते हैं, तो 1y 13 हो जाएगा, 13y 1 हो जाएगा, 1 13 मल्टीप्लाई करोगे तब भी 13 आएगा, और 13 एकम 13। इस प्रकार का ये जो रहेगा वो इसका क्रम रहेगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोल रहा है नेक्स्ट में, यदि एक 2y 2 अवयव है, 2y 2 का मतलब है कि मतलब जिसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2 रो 2 कॉलम है, अवयव है, तो ये जो है इस प्रकार से दिया गया है a = aij। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे रुकते हैं, थोड़ा सा पहले समझते हैं ये i और j का मतलब क्या है। मतलब हम सबसे पहले बार बार हम बोल रहे हैं कि पहले हमारी रो आ रही है बाद में कॉलम आ रहा है, यही नियम है। पहले हमें रो लिखना होता है फिर उसके बाद में कॉलम, मतलब कि पहले जो लिखा जाएगा फर्स्ट नंबर पर वो सबसे पहले r आएगा, उसके बाद में c आएगा। ये आप RC से आप याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि RC पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, पहले I मतलब R फिर J मतलब C कॉलम। तो A = aij की रचना कीजिए, मतलब ये जो है एक हमें हिंट दे दी गई है जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से हम आपको एक बता दे रहे हैं ये वाला। तो इसमें aij का जो प्रकार है वो इस प्रकार से है। देखो ये हमें ये जो I है ये हमें दर्शाएगा क्या R, और जो J है ये दर्शाएगा C, मतलब ये दर्शाएगा रो और ये दर्शाएगा कॉलम। मतलब R का मतलब है रो ROW, और C का मतलब है कॉलम, ये दर्शाएगा इस प्रकार से। तो देखो हमें 2x2 का एक इसकी रचना करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें समझना है 2x2 जैसे इसने बोला तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो देखो हमने 2 रो किए, रो देखो 2 रो 2 कॉलम, तो देखो 2 रो 1 2 रो हो गई, 2 कॉलम ये और ये हो गए, ठीक है। जैसे हम ये बनाएंगे 2 रो हम बनाएंगे और 2 कॉलम जैसे हम बनाएंगे तो ये जो होंगे ये इसके अवयव यहाँ पर लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो देखो ये जो होगा सबसे पहला, ये पहली रो है, पहली रो का पहले कॉलम का ये जो अवयव है, पहली रो पहले कॉलम का ये अवयव है, ये A1 पहली रो पहले कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम। देखो पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा है दूसरा, क्यों पहला कॉलम ये है तो दूसरा ये हो गया। अब देखो ये रो कौन सी आ रही है, पहली रो ये हो गई, तो फिर ये वाली रो दूसरी, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये वाला आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी A11 की, ये यहाँ पर ये कौन सा वाला अवयव एक्चुअल में लिखा जाएगा। तो उसके लिए अब जो हमारे पास में जो हिंट है दी हुई ये वाली, इसका हम सहारा लेंगे। I की जगह 1 आ गया और J की जगह भी कौन आ गया 1, A11। अब जहाँ जहाँ पर I है वहाँ वहाँ पर लगा दो, जहाँ जहाँ पर J है वहाँ वहाँ पर भी
1 लगा दो, उसके बाद में पूरा ऐसे ही रखो और इसे हल कर दो तो 9/2 आ गया। अब बात करते हैं A12 की। जहाँ I है वहाँ 1 लगा दो, जहाँ J है वहाँ 2 लगा दो, जहाँ I है वहाँ 1, जहाँ J है वहाँ 2। ये इस प्रकार से हमने लगा दिया ये। तो इसका हमारा A12 का 25/2 आ गया। फिर उसके बाद में A21 निकाल लो। जहाँ I है वहाँ 2 लगाओ, जहाँ J है वहाँ 1 लगाओ, जहाँ I वहाँ 2, जहाँ J वहाँ 1। ठीक। अब उसके बाद में जहाँ I वहाँ 2 और जहाँ J वहाँ 2, तो उसका आ जाएगा 18। और ये कर देने के बाद में A11, A12, A21, A22 दोनों के मान हमने मतलब चारों के मान निकाले और हमने जैसा हमारा क्रम ये है लिखा हुआ वैसा ही हमने क्रम इसमें लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने। अब इसके आए जितने भी जो हमारे क्वेश्चन है दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 8 के जो भी हैं, तो ये सभी एक ही प्रकार से हैं। इसमें एक्स वाई और जेड के हमें मान ज्ञात करने हैं। मतलब एक मैट्रिक्स होगी वो इसके बराबर के इक्वल के एक साइड में होगी ये, और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो बराबर के दूसरे साइड में होगी। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसे एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने। तो एक में एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, ये सबको दिए हुए होंगे बराबर के एक साइड में या फिर दूसरी साइड में भी हो सकते हैं। खैर हमें हल करना है सिर्फ। तो देखो सबसे पहले तो हम करवाएंगे इसकी कंपेयर। क्वेश्चन जो हमारे पास में यह है दिया हुआ, हमने उसे एक बार नोट किया, फिर उसके बाद में हम इसकी करवाएंगे कंपेयर। तो कंपेयर हम इसके किस प्रकार से करवाएंगे, देखिए ये है पहली रो पहला कॉलम। ठीक, ये वाला अवयव आ गया पहली रो पहले कॉलम का। अब जो दूसरी वाली है ये मैट्रिक्स बराबर के दूसरी साइड वाली, इसमें भी पहली रो और पहला कॉलम का ही अवयव होना चाहिए। तो पहली रो पहला कॉलम कौन सा वाला अवयव आ रहा है 10। तो इसकी तुलना इसके साथ में जब करवाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। 2x + y = 10। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला अवयव x - y है, पहली रो दूसरा कॉलम ये इसके साथ में मैच हो रहा है, तो ये कर दिया हमने बराबर। दूसरी रो पहला कॉलम ये आ गया, दूसरी रो पहला कॉलम ये आ गया, इसके साथ में मैच कर दिया। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये वाला हमने इसे मैच कर दिया। बस उसके बाद में क्या है, ये तो हमने लीनियर इक्वेशन तो बहुत सारी हल की है, उसी के बाद में हमने उसे हल करते हुए चले गए और हमारा आंसर ये आ जाएगा लीनियर इक्वेशन के द्वारा, रैखिक समीकरणों के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे नए मित्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा बहुत मोटिवेट बना रहे। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ में जो भी कक्षा 12 में उनके साथ में आप इसे शेयर कीजिए। और हो सकता है शायद कि वीडियो बनाते हुए या फिर किसी न किसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो गलती हो जाती है, अक्सर गलती इंसानों से ही होती है, तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोल देते हैं ऑलरेडी। और आप हमें बताया करें जो भी हमसे गलती हो रही है, तो हम मानेंगे कि हाँ वास्तव में आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। जो भी गलती हो रही है और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करें तो वो आप बोला करें हमसे कि सर हमें यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में चलेंगे और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज हम जल्दी लेकर के आएंगे कल। अभी तो हम जैसे कंटिन्यू आपको पढ़ा रहे हैं, एक भी जो हमने मिस नहीं किया है, तो कल आपको लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।